नमस्कार। आप सभी का वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप स्वागत है। अब हम कल की जो क्लासेस थी आपका सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके बेस्ड पर ही हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो कल जो हम टॉपिक पढ़े थे वो न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़े थे और उसी में टॉपिक हमने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो दोनों टॉपिकों में आपको ध्यान देंगे कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है और इससे पहले आपने जो न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा है तो दोनों को आप रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म आज का हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म कि जीवों के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो ऑर्गेनिज्म में आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके थे कि बैक्टीरिया में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। वो हमने आपको बताया हुआ था कि कैसे कोई बैक्टीरिया अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करती है और फिर यूज़ करने के बाद वो बैक्टीरिया उसको कैसे चेंज करती है। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है वह यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड है, यानी एनिमल से रिलेटेड है। और वो एनिमल जो शुरुआती होंगे आपके, तो हमारे पास जो एनिमल मिलेंगे वो यूनिसेलुलर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। तो हमारे पास पहले हम जब किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें और यूकैरियोटिक की बात करें तो हमको पहले किसके बारे में पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर। क्या पढ़ना है? यूनिसेलुलर। क्या पढ़ना है? यूनिसेलुलर। एक मिनट। चलिए, अब हमको पढ़ना क्या है? यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? यूनिसेलुलर। और ये यूनिसेलुलर कौन से हैं, किसमें आपको पढ़ना है? पहले पढ़ना है आपको अमीबा के बारे में कि अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। अमीबा आपको पता है कि अमीबा में पैरामीशियम में, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इन तीनों में, और तीनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। तीनों किस क्लास से बिलोंग करते हैं? एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, एक ही फाइलम के मेंबर्स हैं, एक ही किंगडम में आते हैं। तो अगर हम बात करें अमीबा की तो आपने देखा होगा कि अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इरेगुलर होता है। तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो सकता है? इरेगुलर। कैसा होगा? इरेगुलर। अमीबा यूकैरियोटिक है तो इसके पास सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है कुछ इस तरीके से। आप देखोगे कि ये न्यूक्लियस दिख रहा है। अमीबा के पास आप देखोगे कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखता है और बहुत सारे इसके पास फूड वैक्यूल। देखिए, अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो एक होता है लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं? फूड वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? फूड वैक्यूल। तो पूछा जाता है कि अमीबा की जो बॉडी होती है, अमीबा का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है। यानी अमीबा का जो शरीर है, उसकी बॉडी है, इरेगुलर है। अमीबा किसी भी शेप में हो सकता है। आप देखोगे कि अमीबा की जो बॉडी है, इसकी जो सेल के अंदर मूवमेंट होता है, इसकी जो सेल में आपके नौ जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं फिंगर लाइक, ये इनका एक लोकोमोटरी ऑर्गन कह सकते हैं। बट ये लोकोमोटरी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। पूछा जाता है कि अमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। तो आपसे पूछा जाए कि स्यूडोपोडिया एक्चुअली है क्या, तो स्यूडोपोडिया दो वर्ड है,
पहला है सीडो और दूसरा वर्ड है पोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। यानी फॉल्स का मतलब होता है यानी सख्त प्रकार का पैर पाया नहीं जाता इसके पास, जैसे आपके पास हाथ पैर है तो इस तरीके के कोई ऑर्गन्स इसके पास नहीं पाए जाते, इसलिए हम इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। और हिंदी वाले बच्चे इसको जानते हैं, हिंदी में कूटपाद। कूट का मतलब होता है असत्य और पाद का मतलब पैर। जिनके पास पैर क्या होते हैं, असत्य होते हैं, इनका एक कोशिका झिल्ली का ही मॉडिफिकेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन होता है, तो सीडोपोडिया होता है जिसके द्वारा अमीबा क्या करता है, लोकोमोशन करता है। अमीबा के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस है। तो हमने आपसे पहले कहा कि अमीबा यूकैरियोटिक है। अमीबा क्या है, यूकैरियोटिक है। तो अगर अमीबा यूकैरियोटिक है तो इसके पास न्यूक्लियस सेंटर में दिखाई देगा। और हमने कहा कि इसके पास क्या होते हैं, वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, वैक्यूल। लेकिन ये वैक्यूल आपको एनिमल में तो दिखेगा, लेकिन किस तरीके का वैक्यूल दिखता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा में क्या मिलता है तो आप बताएंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलता है। और बहुत सारे छोटे छोटे क्या मिलते हैं, फूड वैक्यूल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फूड वैक्यूल। और पूरी बॉडी के अंदर अमीबा के आप देखोगे कि ये थिन एक फ्लूइड के जैसी लिक्विड पाई जाती है। और ये लिक्विड आपको क्या दिख रही है, इसी लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इसी लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो रहा अमीबा का स्ट्रक्चर। लेकिन बात हमको करना किस पर है, न्यूट्रिशन पे बात करना है कि अमीबा में एक्चुअली न्यूट्रिशन कैसे होता है। इतना याद रखना आप, जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वह कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो आपको पता होगा कि जो अमीबा होता है ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक का मतलब है वाटर में पाया जाता है। अमीबा कहाँ मिलता है, वाटर के अंदर पाया जाता है। तो अमीबा एक्वेटिक नेचर का है। अमीबा की बॉडी कैसी है, इरेगुलर है, यानी इसका कोई भी शेप साइज क्लियर नहीं, कितना बड़ा हो सकता है, तो इरेगुलर नेचर का है। अमीबा जो अपना न्यूट्रिशन करता है, तो न्यूट्रिशन कैसे करता है कि अमीबा के पास क्या होते हैं भाई, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या होता है, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। क्या होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। और यही लोकोमोटरी ऑर्गन अमीबा को क्या करता है, मूवमेंट करने में हेल्प करता है। मूवमेंट का मतलब होता है चलना, चलने में मदद करता है। तो जिस अंग से, जिस ऑर्गन से मूवमेंट करता है, इसी ऑर्गन से अपने जो प्रे होते हैं, अपने शिकार होते हैं, उस शिकार को ये पकड़ते हैं। जब ये अपने शिकार को पकड़ेंगे तो किससे पकड़ेंगे, इसी कूटपाद के द्वारा पकड़ेंगे, यानी कैप्चर ऑफ प्रे बाय सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया से कैप्चर कौन करता है, अमीबा करता है। अमीबा क्या करता है, पहले इसकी जो सेल मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन पार्ट होता है सीडोपोडिया, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिससे स्मॉलेस्ट होंगे उसको कैप्चर करता है। और कैप्चर करने के बाद उसे इंगल्फ करता है। आप तो निगल जाते हो, लेकिन ये क्या करता है, इंगल्फ तो करता है, लेकिन बाय सेल, इसकी सेल से इसकी बॉडी के अंदर जाता है। और जाएगा कहाँ, इसकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल। इसका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ होगा, डाइजेशन इन अमीबा। तो डाइजेशन इन अमीबा, तो अमीबा में डाइजेशन कहाँ देखा जाता है, तो अमीबा में जो डाइजेशन होता है वो आपका फूड वैक्यूल के अंदर देखा जाता है। इसी फूड वैक्यूल के अंदर जो बैक्टीरियल सेल को अगर खा लिया है, कोई नाइट्रोजनस सब्सटेंस को खा लिया है, तो वो सब कुछ कहाँ होगा, डाइजेस्ट, पचेगा कहाँ, पचेगा आपका फूड वैक्यूल्स में पचेगा। कहाँ पचेगा, फूड वैक्यूल्स में पचेंगे, यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है, जिसकी बॉडी के अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी सिस्टम तो नहीं कह सकते, ये सेल का ही पार्ट है। तो इसके पास जो सेल पार्ट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी डाइजेशन का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म इसका पार्ट होता है वो क्या होता है, फूड वैक्यूल। मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका आता है कैटाबॉलिक
कैटाबोलिक और दूसरा आता है एनाबोलिक। तो जहाँ पर फूड आइटम डाइजेस्ट होता है, जहाँ पे फूड आइटम डाइजेस्ट होते हैं वो एनाबोलिज्म होता है, और जहाँ पर केवल केमिकल ब्रेक डाउन होते हैं, गेट फॉर एनर्जी होता है, उसको आप बोलते हैं कैटाबोलिक। अगर किसी एनिमल में या किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रोसेस चल रहे हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाबोलिक। तो खासकर अमीबा है तो अमीबा में दोनों प्रोसेस चलता है। तो जो एनाबोलिक प्रोसेस होता है ये कहाँ चलता है, ये फूड वैक्यूल में चलता है। जो एनाबोलिक प्रोसेस होता है वो कहाँ चलता है, फूड वैक्यूल के अंदर चलता है। और जो कैटाबोलिक प्रोसेस होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में चलता है। तो यानी जो भी डाइजेस्ट होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके बॉडी में, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर चलता है। कहाँ पर चलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तब ना हम दोनों को मिला के बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से अमीबा की बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है और अमीबा अपना फूड आइटम्स खा लेता है। किस तरीके से खाता है, ये रही बात आपकी अमीबा की। ये तो पहला टॉपिक आपका रहा। अब हम दूसरे एनिमल की बात करते हैं, और दूसरा एनिमल क्या है आपका, पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की अगर हम बात करें कि पैरामीशियम कैसा दिखता है, तो पहले आप बताएंगे कि पैरामीशियम क्या होता है। ये स्लीपर के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है, स्लीपर के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, स्लीपर के जैसा। कैसा दिखेगा, स्लीपर के जैसा दिखेगा। इसको हम स्लीपर एनिमैलिकुलस भी कहा जाता है। तो आपको पैरामीशियम आप देखोगे कुछ ऐसा दिखता है। ये पूरी तरीके से इसकी बॉडी पर हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। और पैरामीशियम में आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े हार्ड सेल्स होते हैं। तो पैरामीशियम में जो दिख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं सीलिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और पैरामीशियम में आप छोटा सा यहीं पे एक पार्ट देखेंगे ऐसे, इसको हम बोलते हैं ईपीपाइजी। और ये इसका क्या पार्ट होता है, हाइपोपाइजी। हाइपोपाइजी, ठीक। अब पैरामीशियम की बात देख रहे हैं, जो सबसे आउटर है वो आपका सीलिया है। और ये क्या है, पेलिकल है। ठीक है, पेलिकल है। इसी पेलिकल के जस्ट बिलो इनर साइड पर ऐसे ये बहुत सारे क्या होते हैं, इनकी बॉडी का ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम होता है। इनकी बॉडी का क्या होता है, ऑफेंस एंड डिफेंस सिस्टम होता है। तो इनकी बॉडी का जो ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम है इसको हम बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट, ये ट्राइकोसिस्ट हो गया इनकी बॉडी में। आप देखोगे कि इसमें तो सीलिया देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सीलिया कैसा होगा, टफ होगा। हम इसको टफ्ट सीलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअलिटी क्लियर है कि नहीं, अगर विजुअल क्लियर है तो कोई बात नहीं। आप देखोगे कि यहाँ पर जो दो पार्ट होता है, एक इसका एंटेरियर पार्ट होता है, एंटेरियर, और दूसरा क्या होता है, पोस्टेरियर पार्ट। तो एंटेरियर पार्ट पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ी सी क्या होती है, वैक्यूल्स होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है। और इस वैक्यूल में आप देखेंगे कि ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये सबसे बड़ा वैक्यूल होता है जो एंटीरियर रीजन पे है, और एक नीचे होता है छोटा सा, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होने वाला वैक्यूल। ये आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ये भी वैक्यूल है। इस वैक्यूल को हम बोलते हैं लार्ज
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आप देखेंगे कि ये तरीका आपका लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, दूसरा स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सबको पता होना चाहिए इसके पास जो एक न्यूक्लियस होता है इसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। क्या होता है? मैक्रो न्यूक्लियस। और दूसरा जो न्यूक्लियस होता है ये माइक्रो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? माइक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस आप देखेंगे कि इसके पास कोई भी क्रोमैटिन नहीं पाई जाती। ये आपका विदाउट क्रोमैटिन स्ट्रक्चर होता है, ये माइक्रो न्यूक्लियस होता है। और जिसमें क्रोमैटिन होता है वो माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ये हमेशा आपका डिप्लॉयड होता है। ये हमेशा क्या होता है? डिप्लॉयड। तो आपसे पूछा जाता है कि पैरामीशियम का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे वह उसमें दो न्यूक्लियस है। तो माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। यानी ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये रिप्रोडक्शन में टेक ऑफ करता है, टेक पार्ट लेता है, इन्वॉल्व होता है, जिससे पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है और डिवाइड कर जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पैरामीशियम ऑफ न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। तो पैरामीशियम ऑफ न्यूक्लियस इज माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड। ये कैसी कंडीशन में दिखता है? डिप्लॉयड कंडीशन में दिखता है। और हैव मेनी वैक्यूल, हैव मेनी फूड वैक्यूल ऑफ इज पैरामीशियम। पैरामीशियम की बॉडी में आप देखेंगे बहुत सारे क्या दिखते हैं? फूड वैक्यूल दिखते हैं। क्या दिखते हैं? फूड वैक्यूल। चलिए, अब होता क्या है कि जब कोई पैरामीशियम होता है ये स्लीपर के जैसा होता है, चप्पल के जैसा, आपके समझिए तलवे के जैसा होता है। तो उसको एक वैज्ञानिक थे जॉन रे ने कहा था कि इस जो पैरामीशियम है ये स्लीपर एनिमैलिकुलस है। क्या है? स्लीपर एनिमैलिकुलस। यानी पैरामीशियम को आप क्या बोलते हो? स्लीपर एनिमैलिकुलस भी कहा जाता है। यानी चप्पल के जैसा, स्लीपर के जैसा, हिंदी के स्लीपर के जैसा ही दिखता है। अब हमको बात करना है कि पैरामीशियम करता क्या है। देखिए, पैरामीशियम जब ये वाटर के अंदर होता है तो अपने फूड को, अपने प्रे को पकड़ता है। तो पकड़ने के लिए इसके पास क्या होती है? टफ्ट सिलिया होती है। और ये टफ्ट सिलिया से क्या करता है? उसको हंट करता है, उसको शिकार करता है। जब ये शिकार करता है उस प्रे का, उस ऑर्गेनिज्म का, तो कैचिंग कर लेता है सिलिया से। और कैचिंग करने के बाद अपने माउथ से, ये हाइपोफाइजी क्या है? माउथ ऑफ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का जो माउथ है उसे हम बोलते हैं हाइपोफाइजी। इससे फूड को पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे इसको इनगल्फ करता है। जब ये इनगल्फ करेगा तो यहाँ से फिर फूड क्या होगा? और जो भी फूड यूज करता है वो फूड क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस होते हैं। यानी उसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा सब्सटेंस के फॉर्म में दिखता है और कोई दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं दिखेंगे, केवल उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नाइट्रोजन के सब्सटेंस ज़्यादा दिखते हैं। और एक फूड जो इनका होता है वो कहाँ आता है? फूड वैक्यूल के अंदर आता है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या आने आता है? एनाबॉलिक प्रोसेस करने। कौन सा प्रोसेस? एनाबॉलिक। जो एनाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पर होगा तो इसको डाइजेस्ट करता है, इसको पचाता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे बचेगा। लेकिन इसके पास जो स्पेशल टाइप का एक माइक्रो न्यूक्लियस है, ये इसका मेटाबॉलिक कंट्रोलर होता है। तो आपसे पूछा जाए कि पैरामीशियम के अंदर जब मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है तो मेटाबॉलिज्म जो कंट्रोलर होता है, जो पूरा फंक्शन को रेगुलेट करता है यहाँ पर, वो क्या होता है? माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस तो केवल रिप्रोडक्शन में भाग ले रहा है, लेकिन ये पूरा आपका डाइजेशन में भाग लेता है, इन्वॉल्वमेंट रखता है। तो इस तरीके के इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। और जब ये खा लेता है तो खाने के बाद जो उसकी बॉडी के अंदर वेस्ट सब्सटेंस बचेंगे
वेब बेस्ड सब्सटेंस, ये नाइट्रोजनी जो सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, इस ईपीपाईजी से रिलीज हो जाएंगे। यानी ये इसका इधर से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह लीजिए या एक्सक्रीटरी सेल्स कह लीजिए। यहाँ से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट आइटम से रिमूव कर देता है। क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसकी बॉडी के अंदर अगर ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है तो एक तरफ डायस्टोल होता है, दूसरा सिस्टोल होता है, एक तरफ फूल जाता है फिर पिचक जाता है, फूल जाता है पिचक, तो फूल गया भर गया डायस्टोल, पिचक गया तो सिस्टोल, तो जिससे आपका हार्ट पंप करता है, एक बार फूल गया फिर पिचक गया, फूल गया पिचक गया, तो इस तरीके से इसकी बॉडी के अंदर होता है। और इसकी बॉडी को अगर बाहर से कोई कवर करता है ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम की तरह, इसके पास ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम होता है। ऑफेंस एंड डिफेंस, इसके पास ऑफेंस और डिफेंस सिस्टम है। और वो ऑफेंस डिफेंस सिस्टम क्या है, ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट इसकी बॉडी को क्या करता है, और ये इंडोमेम्ब्रेनस होता है, अंदर की तरफ होता है, ये इसकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, इसमें ट्राइकेनिन नाम की एक केमिकल रिलीज करता है, और एक केमिकल क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको मारने में काम करता है। इसकी बॉडी का रक्षात्मक कवच है, कवर है, जो इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसके पास जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड है, लेकिन न्यूक्लियस तो सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस तो दिखाई देंगे, लेकिन पैरामीशियम का जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसके अंदर एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट, एब्सेंट क्या होता है, न्यूक्लियोलस। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है इसकी बॉडी का वो इसमें एब्सेंट होता है, इसमें कहीं भी न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं देता है। तो आपको ये तो पता होगा कि पैरामीशियम के अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, तो किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है यहाँ तक पता हो गया। अब हम बात करते हैं, तो आपका सेकेंड था। थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपने क्या देखा कि थर्ड में आपको पता है कि यहाँ पे आपको पढ़ना है यूग्लिना। थर्ड में क्या पढ़ना है, यूग्लिना पढ़ना है। और यूग्लिना की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूग्लिना को हम बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है यूग्लिना, आई बाल लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, आई बाल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है, आई बाल की जैसा ही दिखता है, तो इसको हम यूग्लिना बोलेंगे। जहाँ पर यूग्लिना होगा, यूग्लिना एक और स्पेशल कैरेक्टर है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो यूग्लिना है वो कनेक्टिंग लिंक है। लिंक किसका लिंक है, प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्शन है। दिन के समय में ये प्लांट के जैसा बिहेव करता है और रात के समय में एनिमल के जैसा हो जाता है। यानी वो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स की बॉडी के होंगे जो प्लांट और एनिमल दोनों के जैसा विजुअल कैरेक्टर दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं ये पादप और जंतु के बीच की क्या है, कड़ी। यूग्लिना देखोगे आपके एक तरीके का, अगर आप फल की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो कैरिका पपाया का नाम सुने, पपीते का नाम सुने होंगे। तो पपीते के जैसा इसमें दिखता है, इसके जैसा दिखता है, पपीते के जैसा दिखता है, तो कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, इसके पास दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, एक आपका बड़ा सा फ्लैजिला दिखता है और एक छोटा सा फ्लैजिला दिखता है। छोटे वाले फ्लैजिले को हम कहते हैं टेंसेल। क्या कहते हैं, टेंसेल। और बड़े वाले फ्लैजिला को हम बोलते हैं विप्लेस। क्या बोलते हैं, विप्लेस। यानी फ्लैजिला तो दोनों है, ये टेंसेल फ्लैजिला है और एक कौन सा फ्लैजिला है, ये विप्लेस है। कैसा है, विप्लेस। कैसे पहचानेंगे ये टेंसेल फ्लैजिला है और ये आपका विप्लेस फ्लैजिला है। जितने भी विप्लेस फ्लैजिला होते हैं उस पर छोटे छोटे बाल के जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं मैस्टिगोनीम्स। क्या बोलते हैं, मैस्टिगोनीम्स होता है। नीम्स मतलब धागे के जैसा। अगर पाया जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि विप्लेस फ्लैजिला है, और टेंसेल पे ऐसा कुछ पाया नहीं जाता। ये बाइफ्लैजिलेटेड, एक तरीके से आप यूग्लिना को वर्ड में कह सकते हैं, यूग्लिना इज बाइफ्लैजिलेटेड, यानी इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं
और अगर बात की जाए कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, स्मॉल फ्लैजिला विदाउट मास्टिगोनियम्स आल्सो कॉल्ड टिंसेल, बट विदिन हैव ए मास्टिगोनियम्स आल्सो कॉल्ड वेवलेस फ्लैजिला। जिसके पास होगा वेवलेस फ्लैजिला होगा, और जिसके पास नहीं होगा वो क्या होगा, आपका टिंसेल टाइप का फ्लैजिला होगा। इसमें आप देखोगे कि इसके पास जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसके पास न्यूक्लियस है, और ये प्लास्टिड की सेल कुछ इसमें आपको दिखाई देंगी, कुछ ऐसे ऐसे कुछ प्लास्टिक की सेल आपको दिखाई देंगी, कुछ ऐसे दिखाई देता है। और इसकी बॉडी में आप देखोगे कुछ ऐसे मायोनिम्स होते हैं, ये वेब की जैसा दिखता है, तरंग के जैसा दिखता है। इसमें भी कहीं छोटा सा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, बहुत सारे फुल वैक्यूल दिखाई देते हैं। ये क्या करता है, ये अपना जो शिकार होता है अपने शिकार को कैच कैसे करता है, ये अपने शिकार को पकड़ता कैसे है, इसी फ्लैजिला के द्वारा पकड़ता है। और ये फ्लैजिला से पकड़ने के बाद ये करता क्या है कि जब ये इंगल्फ करता है, जब ये ले जाता है अपने माउथ के अंदर, तो ले जाने के बाद इसके पास क्या हमने बताया था, इसके पास भी क्या होते हैं, फूड वैक्यूल होता है। यहाँ पर ले जाके डाइजेस्ट करता है, और इसके पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। और इसके पास प्लास्टिड सेल्स है। कैसे सेल है, प्लास्टिड सेल्स। तो प्लास्टिड सेल्स होता है तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा। तो आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल तो होगा, लेकिन किस प्रकार का क्लोरोफिल होगा, तो आप बताएंगे क्लोरोफिल ए होता है। हमने आपसे पहले कहा था कि जो क्लोरोफिल ए होता है ये ऑलवेज क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। कैसा होता है, यूनिवर्सल, यानी ये किसी में भी पाया जा सकता है। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो आपका यूग्लिना है, इस यूग्लिना के अंदर जो क्लोरोफिल दिखता है ये दिखता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिन के समय में क्या होता है कि फूड को आप टेकअप करते हैं, उसको इंगल्फ करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो इसके द्वारा क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। बात तो सब कॉमन सा है। यहाँ मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक चलता है और यहाँ कैटाबॉलिक चलता है, दोनों को मिला दे तो हम बोलते हैं उसे मेटाबॉलिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस तरीके से इसकी बॉडी के अंदर काम करता है। और ये जैसे सन सेट हो जाता है तो प्लास्टिक काम करना बंद कर देता है, सॉरी ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बंद, तो प्लास्टिक से अपने फंक्शन करने स्टार्ट हो जाता है। जिसके कारण जो फ्रेश वाटर होता है, जो ताज़ा पानी होता है, जो पीने वाला पानी, उसको फ्रेश वाटर बोला जाता है। ये वाटर क्या करता है, इसी वाटर के अंदर ये यूग्लिना आपको दिखेंगे। जिस वाटर में दिखेगा जिसका कलर कैसा होता है, यू मतलब होता है ट्रू, ये मतलब ट्रू, ग्लिना मतलब आई बाल लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्रू टाइप का बाग के जैसे दिखती है, और ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर करने के बाद ये ग्रीन कलर का होता है। और इसमें आप देखोगे जो तरंग के जैसा स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मायोनीम्स। क्या बोलते हैं, मायोनीम्स बोलते हैं। और ये अपना जो फूड ये ग्रीन कलर का है, जब इसके बॉडी के अंदर फूड स्टोर होता है, इसी मायोनीम्स में स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, पैरामाइलॉन। पैरामाइलॉन, पैरामाइलॉन क्या है, ये आयल बॉडी, क्या है, आयल बॉडी है। और आयल बॉडी के फॉर्म में, पैरामाइलॉन के फॉर्म में, इस मायोनीज में पैरा यूग्लिना का क्या होता है, रिजर्व फूड आइटम्स क्या होता है, रिजर्व, इसको हम कहेंगे रिजर्व। रिजर्व फूड आइटम्स क्या होता है, रिजर्व फूड यहाँ पर स्टोर होता है। तो इस तरीके का आपका पैरामीशियम यूग्लिना होता है। यूग्लिना भी अपना ऐसा काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने काम कर रहे थे, अपने न्यूट्रिशन कर रहे थे। थोड़ा सा अगर हम जान लें कैटल के बारे में, तो कैटल में बहुत सारे कैटल हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आपसे पूछा जाता है कि कैटल के अंदर अगर कोई न्यूट्रिशन हो रहा है तो जैसा ह्यूमन के अंदर होता है वैसा कैटल के अंदर है। अगर आप हेटरोट्रॉफ है तो भी हेटरोट्रॉफ है, होलोजोइक में आप हैं तो भी होलोजोइक है। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होता है, जो कैटल होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं। कैटल क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। और जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इसका लॉन्ग होता है। और जितने भी कार्निवोर्स होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं।
तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो जो कैटल होते हैं, कैटल में जो सबसे एक मेन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूमिनेंट। और रूमिनेंट क्या होता है, इसको हम स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टमक। और ये रूमिनेंट कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये रूमिनेंट आपका 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो पार्ट होता है वो रूमेन होता है। पहला पार्ट क्या होता है, रूमेन होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है, रेटिकुलम होता है। और दूसरा क्या होता है, ओवैशन होता है, ओवैशन। और दूसरे क्या होते हैं, एवोशन। तो ये 4 पार्ट है। 4 पार्ट में जो सबसे बेसिक पार्ट होता है, जहाँ पर पहली बार फूड, जो कैटल, कोई कैटल आपको पता होगा, जितने भी कैटल हैं पहले फूड हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दांत है तो हम सब पहले क्या करते हैं, पहले उसको कैच करते हैं, पकड़ते हैं, फिर उसको मैस्टिकेट करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, फिर जाके इनगल्फ करते हैं, फिर जाकर उसे हम निगल जाते हैं। लेकिन जो कैटल होते हैं, जो गाय भैंस बकरियां होती हैं, तो पहले काउस, गोट, डंकी, मंकी, जो भी आप दिखेंगे, सॉरी मंकी की बात नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आप जो कंडीशन दिखेगी, पहले क्या करते हैं, पहले फूड को इंगल्फ करते हैं, यानी पहले फूड को डायरेक्ट ले लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल में जो पहला जो पार्ट होता है वहीं जाके स्टोर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रूमेन। और रूमेन किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्टमक है, उसको हम रूमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ऐसा क्यों होता है कि एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि हर्बिवोर्स हैं, तो हर्बिवोर्स क्या खाएंगे, हर्ब खाएंगे। तो हर्ब के अंदर क्या मिलता है, और हर्ब क्या होते हैं, जिनकी बॉडी टोटली ग्रीन हो, तो यानी इसके अंदर सेलुलोज ज़्यादा होगा। क्या होगा, तो इस सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। याद रखिएगा, क्लास 10th के बच्चे हैं आप सब, क्लास 10th के क्लास में सीबीएसई के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो हर्बिवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल उनके लॉन्ग क्यों होते हैं। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि उनकी एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग इसलिए होते हैं कि उनको हाई अमाउंट में सेलुलोज का डाइजेशन करना होता है। और सेलुलोज का जो मॉलिक्यूल होता है, उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके जो मॉलिक्यूल, उसमें उसके जो बॉन्ड होते हैं हाईली बॉन्ड होते हैं, पॉलीसेकेराइड होता है। तो उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जो एक तरीके से कहें ह्यूमन या नहीं कर सकते, जबकि कैटल इसको कर सकती है। तो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। और इसमें रूमेन होता है, रूमेन में डर्क पार्ट होता है, रेटिकुलम का जाल के जैसा होता है, और वेस्कम, एबोसम, ये भी पार्ट आपके कैटल की होते हैं। इस चारों पार्ट के अंदर ही क्या होता है, जो फूड होता है इनका डाइजेस्ट होता है। तो जब कोई कैटल, जैसे मान लीजिए गाय भैंस बकरी को आपने देखा होगा, गाय भैंस बकरी का माउथ है, तो गाय भैंस बकरी क्या करती है, जब इनमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है तो इसके रूमिनेंट में, जो रूमिनेंट पार्ट है, इसी रूमिनेंट के अंदर एक बैक्टीरिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया। और एक तरीके की बैक्टीरिया को हम कहेंगे आर्की बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया का ही टाइप होता है। और इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेन। क्या बोलते हैं, मिथेनोजेन। ये बैक्टीरिया सेलुलोज का डाइजेशन करती है। किसका डाइजेशन करती है, सेलुलोज का डाइजेशन करती है। जब ये सेलुलोज का डाइजेशन करती है तो सेलुलोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, तोड़ती है। जब ये तोड़ेगी तो ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया क्या करती है, तो एक गैस रिलीज करती है, मीथेन। कौन सी गैस, मीथेन गैस रिलीज करती है, जिससे आप देखोगे कि जब ये अगेंस्ट इसमें फूड आता है, इसमें मैस्टिकेटिंग चलता है, तो यहाँ से मीथेन गैस पास होती है और इनके माउथ पे छोटे छोटे आपको क्या दिखेंगे, बबल्स दिखते हैं। और ये बबल्स कुछ नहीं होते, ये मीथेन गैस का बबल्स होता है। किसका होता है, मीथेन गैस का बबल्स होता है, जिससे इनकी बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जब आपके पेपर में कभी आएगा तो यही से पूछा जाता है कि वो क्यों ऐसा उनकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल लार्ज होता है और आप में स्मॉल होता है। तो इस तरीके से किसी कैटल की बॉडी का फंक्शन होता है। उसके पास स्टमक होते हैं। आपका स्टमक एक है, 1 चैम्बर है, और इनका स्टमक क्या है, 4 चैम्बर। याद रखिएगा, आपका स्टमक क्या है, सिंगल चैम्बर है, और इनका स्टमक क्या है, 4 चैम्बर है। इस तरीके से काम करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर ऐसे डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेस्ट होते हैं फूड आइटम। क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। ये रूमिनेंट का पार्ट है, स्टमक का पार्ट है, कैटल हो गया। कल तो हम लोग पढ़े ही थे आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब ये आपका एक तरीके से हम कहें न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। और न्यूट्रिशन कंप्लीट होने के बाद हमारी अगली टॉपिक होगी, वह टॉपिक आपकी रेस्पिरेशन की रहेगी। तो रेस्पिरेशन की टॉपिक रहेगी
तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।